जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। और आप सबके लिए साइकोलॉजी से टॉप 10 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यही सब प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप जरूर कमेंट करके जाइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और आज की जो सेट है एक है, और आपको टोटल जो सेट कराने वाले हैं 1 से लेके 10। अगर आप 10 का 10 सेट अगर अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं और अच्छे तरह से याद कर लेते हैं, और जब फाइनल एग्जाम दीजिएगा और जो हम बता रहे हैं वही आप लिख के आइएगा, तो उम्मीद मानिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको 90 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, सिर्फ सब्जेक्टिव में। क्योंकि 10 नंबर आपको हो सकता है तो काट भी सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, शुरू से लेके अंत तक देखना है और समझते हुए चलना है। क्या है, जितना अच्छा से आप समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है आपका शेयर। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलें। आप सब फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर देख रहे जो प्रश्न, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार पूछा गया है। इसे हम कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्यों? यहाँ पर देखिए, बुद्धि को परिभाषित करिए। बुद्धि के विषय में आप क्या जानते हैं, बुद्धि के विषय पर कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या है, ये किसी न किसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा। तो उत्तर आपको ये दे दीजिएगा, तो आपको 2 या 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। उत्तर में आपको ये देना है, स्टर्न के अनुसार क्या है, बीने साहब के अनुसार क्या है, टर्मन के अनुसार क्या है। यहाँ पर इसके अनुसार कहा जा रहा है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। क्या है? सामान्य, जो नॉर्मल होता है वो क्या है, एक प्रकार की योग्यता है, जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थिति में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। इसका समझिए क्या कर रहा है कि जो व्यक्ति है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, वो क्या करते हैं, नई परिस्थिति कोई ना कोई बाधा में डाल देते हैं। जैसे हमारा एग्जाम आने वाला है, यह एक प्रकार क्या है, नई परिस्थिति है, और उसे विचारों को जानबूझकर समायोजित करते हैं और उसका हल निकालते हैं। तो ये किसके द्वारा है, स्टर्न के अनुसार है, ठीक है। अब समझेंगे बीने साहब के अनुसार क्या बोला गया है। किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यकता क्रिया है। इसके अनुसार बेस्ट हम मानते हैं, क्योंकि क्या कह रहा है कि किसी समस्या को समझना, कोई समस्या आ गया हमारे सामने, जैसे बॉडी है तो एक प्रकार क्या है, समस्या है। कोई हेल्थ इशू हो गया हमारे शरीर में या आपके शरीर में, कहीं भी कुछ हो गया, उसके विषय में, और उसके विषय में तर्क करना, इसके विषय में बातचीत करना थोड़ा मोड़ा कि ये कैसे होगा, ठीक ठाक होगा ये। और निश्चित निर्णय लेना कि हमें अब यह निर्णय लेना चाहिए कि एक महीना में क्या क्या अच्छा से काम कर सकते हैं। तो हमको बीने साहब का जो विचार था वो सबसे बेस्ट लगा है। अब टर्मन के विचार देखते क्या है। बुद्धि अमूर्त वस्तु के विषय में सोचने की शक्ति देता है। बिल्कुल सोचने की शक्ति देता है। क्या करता है कि हम कहीं भी जाते थे, सोचते हैं क्या कितना मस्त घर बना हुआ है, क्या ये डेंजर, ये सब हम लोग सोचते हैं। ये क्या कहलाता है, साइकोलॉजी में कहलाता है। तो ये प्रश्न हमें उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज सभी बार एक ही बार बदलेंगे, लाइक लाइक, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में क्या करा है कि योग के 8 अंग कौन कौन है। क्या करें, योग के 8 अंग कौन कौन से है। यहाँ पर उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। योग जो एक दार्शनिक विचार है। क्या है, योग कैसा है, एक दार्शनिक विचार है। इनके जनक महर्षि पतंजलि है। इसके पिता कह सकते हैं, इसके जनक कह सकते हैं। कौन है, इसके महर्षि पतंजलि है, जिन्होंने अपनी पुस्तक महाभाष्य में योग के 8 मार्गों के बारे में बताया। किसमें, महाभाष्य उसका एक पुस्तक है जिसमें योगों के बारे में 8 मार्ग जो है उनके बारे में बताया है। सबसे पहले यम जो है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारण है, ध्यान है, वह समाधि। इस प्रकार का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 है। आठों का आठों आप अगर चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है कि संवेगिक बुद्धि क्या है। संवेगिक बुद्धि क्या है, तो यहाँ पर उत्तर देखिए क्या कह रहा है कि संवेगिक बुद्धि से हमारा तात्पर्य बुद्धि के स्वरूप से है। किसका है, बुद्धि के स्वरूप से है, जिसमें सूचनाओं को प्रदर्शित एवं कुशलता के साथ प्रक्रमण किया जाता है। इसमें समझिए क्या कर रहा है, संवेगिक का अर्थ क्या होता है, सूचनाओं को क्या कर रहा है, प्रदर्शित करना। कैसे नहीं कहते हैं कि हम यहाँ पर पर्दा कह रहा जैसे फिल्म देखते हैं, वो क्या होगा, उसको सूचनाओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करना। बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ये होने वाला है। हम जैसे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, क्या सूचना किया जाता है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि ये फला चिल्ला, ये बोलते रहता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हमें सूचनाओं दे रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, एवं कुशलताओं के साथ प्रक्रमण किया जाता है। सांवेगिक बुद्धि
में बुद्धि के विस्तार का मूल्यांकन किया जाता है। किसका? बुद्धि के विस्तार का मूल्यांकन। जैसे छोटा है तो उसे बड़ा करके बताया जाता है। इस विस्तार को जानने के लिए बुद्धि लब्धि के सूत्र का पता लगाया जाता है। जो कि बुद्धि लब्धि जिस बच्चे को अगर पता है बुद्धि लब्धि का सूत्र, उसे 1 या 2 नंबर तो कोई नहीं रोकेंगे, 1 या 2 नंबर कोई नहीं रोकेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र पता है तो। नहीं सूत्र पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 2 का देख लीजिए या चैप्टर 1 के जाके देख लीजिए, बुद्धि लब्धि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, या तो इसी वीडियो में होगा शायद। 4 नंबर क्या करा कि निर्धनता के कारणों की वर्णन करे। क्या करे? निर्धनता के कारणों का वर्णन करे। तो निर्धनता के निम्नलिखित कारण है, जो कि शिक्षा का अभाव। निर्धनता, निर्धनता मतलब क्या? गरीबी, एक तरह से कह सकते हैं, वो हो सकता है। तो शिक्षा का अभाव, जिसके पास पैसा वैसा नहीं, क्या है उसके पास शिक्षा का अभाव होगा। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि, और जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति कम होते हैं, वो क्या करते हैं, 1 नहीं 2 3 4 5 जनसंख्या में क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। व्यवसायिक शिक्षा का अभाव। प्रति व्यक्ति निम्न आय, मतलब कि नॉर्मल आय होता है, किसी का हाई होना चाहिए और किसी का लो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ नॉर्मल होता है। अगर जिसका हाई है वो बल्ले बल्ले है, जिसका बाय बाय नहीं, जिसका हाई हाई नहीं है उसका बल्ले बल्ले नहीं है भाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर में क्या करा है कि मनोग्रस्ती से आप क्या समझते हैं। मनोग्रस्ती से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में आपको इस प्रकार देना है कि मनोग्रस्ती एक मानसिक विकार है। क्या है? मनोग्रस्ती क्या है? एक प्रकार के मानसिक विकार है, जिसमें कोई नकारात्मक तथ्य व्यक्ति के मन को घेर लेता है। नकारात्मक मतलब क्या हो गया? निगेटिव। निगेटिव बात कैसे? जैसे हमारा अभी हम सोच रहे कि हम सुसाइड कर ले, ये फलना चिल्ला होता है, तो ये हमारे क्या है, हमारे मन को घेर लेता है कि हाँ हमें करना चाहिए, उसमें कूद जाना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। तो ये हमारे क्या करते हैं, मन को, मानसिक को थोड़ा सा कंफ्यूज करने लगता है, ठीक है। तो वो निगेटिव घेर लेता है कि वह उसे बार बार प्रयास के बाद भी निकलने में असमर्थ रहता है, और जो नेगेटिव बात हमारे अंदर चली जाती है तो उसे हम निकालने की कितनी भी कोशिश करते हैं, फिर वो क्या रहते हैं, हम असमर्थ होते रह जाते हैं। और इस कारण व्यक्ति में हीनता की भावना आ जाती है, और व्यक्ति कई बार आत्महत्या भी कर लेता है। और क्या होता है, इस प्रकार से आत्महत्या भी कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा-सा आपको मुझे मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा-सा और अगर कहिए तो हम इसमें आपको समझा देते हैं थोड़ा-सा, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, थोड़ा-सा देखिए क्या कह रहा है कि मनोग्रस्ती एक मानसिक विकार है। क्या है? मानसिक विकार है, जिसमें कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप ही हो गए, यहाँ पर आपके अंदर कोई आदमी नेगेटिव डाल दिया कि तुम्हारा जो गर्लफ्रेंड था ना वो दूसरे साथ भाग रहा था, ठीक है। तो एक प्रकार क्या है, तथ्य है, वो एक प्रकार का नकारात्मक वर्ड है, और वो आपके मन में क्या किया, घेर लिया कि भाई इसके साथ क्यों गया है, हम इतने चीज देते थे, फलना चिन्ह देते थे, वो सब क्या है, एक प्रकार घेर लिया है। बट बुरा मान मत आइए, ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। वह उसे बार बार प्रयास करते हैं, मतलब कि उस नकारात्मक वर्ड को निकालने के लिए गए, नहीं झूठ बोल रहा है लड़का, तो ये निकालने की कोशिश करते, लेकिन नहीं निकलते, क्या रहते हैं, असमर्थ रह जाते हैं, हम नहीं निकाल पाते हैं। और क्या करते हैं, इस कारण व्यक्ति में हीनता आ जाती है, और बुराइयां और सब आ जाती है, भावनाओं का आ जाती है, और कई बार तो व्यक्ति आत्महत्या भी कर, लव के कारण भी आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट तो बहुत अच्छा है, हम तो अच्छे से समझाने का 100% कोशिश किए, और आपको उम्मीद है समझ में आया है कि नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का इमोजी भेजिए, लाइव क्लास में ज्वाइन है तो लाइक का इमोजी भेजिए, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। 6 नंबर में देखिए क्या करा है कि आत्महत्या के रोकथाम के उपाय क्या क्या है। आत्महत्या जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा है, सुसाइड कर लेना, आत्महत्या कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो उसको हम रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में बताना। तो आत्महत्या के रोकथाम के निम्नलिखित उपाय है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। मानव पर अनावश्यक दबाव नहीं देना चाहिए। नहीं कहता है कि ये तुम्हारे बीबी बाल बच्चा होगा, कुछ कमाते नहीं हो, वो फलना चलना बोलता रहता है, तुम सिलेक्शन नहीं लिए हो, तुम क्लास 12th में फेल हो गए, फलना चलना हो गया। ये सब क्या है, एक प्रकार के दबाव है, किसके ऊपर, मानव के ऊपर। और जो मानव के ऊपर दबाव बनेगा तो वो सुसाइड करेगा। मान दबाव से ग्रसित लोग के आसपास हमेशा रहना चाहिए। जो व्यक्ति क्या है, जो कि जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, तो उस व्यक्ति के पास क्या, हमेशा एक न एक आदमी होना चाहिए, क्योंकि उस आदमी के अगर सामने आदमी रहेगा तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा धीरे धीरे ठीक हो जाए। व्यक्ति में सकारात्मक विचार का प्रभाव करना चाहिए। सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव, उसे अच्छा सा चीज बताना चाहिए। जैसे कोई बच्चा क्लास 12th में फेल हो जाता है, क्लास 10th में फेल हो जाता है, तो उस बच्चों को नेगेटिव बात कहे, नहीं तुम फेल हो गया तो बेवकूफ है, गधा है, ये सब नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे ऐसे समझाना चाहिए कि एक बार और दो, और अच्छा से जम के तैयारी करो, और इस बार टॉपर बनो। इस प्रकार का पॉजिटिव देने से क्या होगा, व्यक्ति और अच्छा खासा समझ जाएगा, ठीक है। व्यक्ति के साथ प्रेम व दया का भाव रखना चाहिए, और हमेशा प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। भले ही आपको लॉन्ग वीडियो बनना है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हम आपको 100% समझाने की कोशिश करते हैं। अगर यही समझे रहिएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा लिख सकते हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं कि सर्फ लिख सब समझाते गए बस हो गया, ये नहीं। और ये प्रश्न समझ लीजिए 5 नंबर आपका फिक्स है, ये आपका 5 नंबर फिक्स है, ये प्रश्न का स्टार लगा लीजिए वाला का। शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर टिप्पणी लिखे, क्या है, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर क्या है, टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर क्या करें, उत्तर में देखिए बुद्धि को मापने की वैसे तो अनेक विधियां, बिल्कुल बुद्धि को जो हम मापते हैं उसका अनेक विधियां है, लेकिन उन विधियों में शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का स्थान सर्वोपरि, सर्वोपरि मतलब कि नंबर 1 पे आता है, क्या आता है, नंबर 1 पे आता है, कौन, शाब्दिक और अशाब्दिक। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुड महोदय ने किया और यंत्रों की सहायता से बुद्धि को मापने का काम किया। कौन के थे, विलियम वुड महोदय ने किया था 1789 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर बात बनती है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में समझेंगे तो बुद्धि के परीक्षण के इस विधि में परीक्षक परीक्षक परीक्षार्थी से कुछ प्रश्न पूछता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिसे मॉक टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, हम कुछ आपसे प्रश्न पूछते हैं तथा इस प्रश्न का उत्तर वह शब्दों में प्राप्त करके व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाता है। और वह जब आप पता करते हैं, जैसे हम पूछ लिए कि आपसे हम कुछ प्रश्न पूछे और उसका उत्तर आप देते हैं, तो हमें लगता है कि बच्चा पढ़ने में तेज हो। तो इसी प्रकार का कौन होता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, इसमें बड़े लोग आते हैं, जैसे हो सकते हैं जो बोल सकते हैं, 5-6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, ये से लेके आपको 20-25 जितना तक ले सकते हैं, वो हो सकता है। और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में देखिए क्या करा है कि इस विधि में बुद्धि की जांच के लिए भाषा के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। क्या है, क्रियाओं, क्रियाओं मतलब कि जो काम उम चल रहा है उस पे प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसमें बच्चे को घुमाकर, दिखाकर एवं लिखाकर उसकी बुद्धि के स्तर का पता लगाया जाता है। इसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। क्रियात्मक मतलब कि कोई कार्य वगैरह कर उसे पता लगाया जाता है, किसमें, अशाब्दिक। ये हमारे ख्याल से इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछ देता है कि शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। थोड़ा सा रुक जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बैटरी लो हो गया है, फिर भी हम आपको क्लास लेंगे। थोड़ा सा आप सब, बैटरी लो हो गया था, इसके कारण थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, बट अभी भी ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। कभी कभी ये भी पूछता है कि शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, तो बहुत बार पूछा गया, इस तरह से हम कहेंगे तो याद करिएगा, तो हम तो कहेंगे कि अच्छा खासा नंबर आएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर बेस्ट होगा, राइट। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति के बीच कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर्मुखी है और बहिर्मुखी है। तो अंतर्मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेना पसंद नहीं करते। क्या कहते हैं, अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक कार्य, जैसे समाज में कोई कार्य वगैरह होना स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या करते हैं, वो व्यक्ति भाग नहीं लेते हैं। जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति वाले सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं, अधिक पसंद करते हैं, और उस कार्य में क्या करते हैं, अधिक पसंद भी करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति अधिक चिंतनशील तथा कम कम क्रियाशील होते हैं, जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति अधिक क्रियाशील तथा कम चिंतनशील होते हैं। ये सब व्यक्ति क्या होते हैं, कम चिंता लेते हैं, क्या लेते हैं, कम कम, लेकिन क्रियाशील बहुत ही ज्यादा, काम करने में बहुत ही ज्यादा होते हैं। ये सब क्या हो गए, बहिर्मुखी में जो आते हैं वो कौन आते हैं, आप क्या आगे, ये गांव लोग क्या आगे, और अंतर्मुखी में जो आते हैं हमारे जो बड़े 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 लोग हो गए, सेवा बिजनेस वाला, ये सब आते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि समूह से क्या आशय है, समूह से क्या आशय है, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उस संगठित अवस्था जिसमें संबंधित व्यक्ति एक दूसरे से अंतः क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उस समूह कहलाती है। समूह के सदस्य के व्यवहार को अनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम भी होते हैं। तो इस प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए समूह किसे कहते हैं, समूह में कितना आदमी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, कितना आदमी आ सकता है, लेकिन 2 से अधिक होगा तभी क्या होगा, वह समूह कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ टर्म थे, आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपका 10 नंबर है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह में अंतर स्पष्ट करें। क्या करा है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक अंतर में स्पष्ट करना है। तो जिस समूह निर्माण विशेष नियमों के अनुसार हो एवं उसमें सम्मिलित सदस्य की भूमिका एक समान हो, औपचारिक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, औपचारिक समूह कहलाता है। जैसे विश्वविद्यालय दूसरी ओर अनौपचारिक से हमारा अभिप्राय है कि जो नियमों या विधि पर आधारित नहीं है, जैसे नियमों और विधि पर आधारित नहीं है हो और उनके सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध हो, उसे अनौपचारिक कहते हैं। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपके लिए और बेस्ट होगा।
अगर आपको सेट 2 चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा। और उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों 1 मिनट और देंगे। अगर आप मॉडल पेपर देख लेते हैं, मॉडल पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साइकोलॉजी अगर आप तैयारी नहीं की बढ़िया से, तो आप मॉडल पेपर देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव के नाम पे होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर आप सेट 2 देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबके कमेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 2 में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।